आजड़ी विधायक भाई वीरेंद्र की जेडीयू को चेतावनी, कहा आजड़ी के पास 80 विधायक किसी के सामने नहीं झुकेंगे, जो चाहे करें। बिहार सचिवालय में पत्रकार से मारपीट का मामला, तेजस्वी यादव के खिलाफ कई जगह पर प्रदर्शन, जन अधिकार छात्र परिषद ने भी किया विरोध। पटना में मीडिया कर्मियों पर हमले का मामला, पत्रकार संघ ने डीजीपी से की मुलाकात, डिप्टी सीएम के दोषी गार्डों पर कार्रवाई की मांग। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की हुई सुनवाई, देवगांव चाईबासा कोषागार से अवैध पैसों की निकासी का मामला, जयप्रकाश यादव और मोहम्मद जुनैल के बयान हुए दर्ज। 22 सितंबर को रघुवर सरकार के 1000 दिन होंगे पूरे, उपलब्धियों को लेकर सरकार कर रही मंथन, प्रोजेक्ट भवन में सीएम ने ली मीटिंग। धनबाद में बनेगा अत्याधुनिक एयरपोर्ट, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने दी जानकारी। जमशेदपुर के आदिवासी बाहुल्य करंडी इलाके में शौचालय घोटाला, 453 शौचालय की जगह बनाए सिर्फ 183, बने हुए शौचालय भी अधूरे, 54 लाख से ज्यादा रकम की निकासी। जमशेदपुर में न्यूज इंडिया की खबर का असर, चोर की पिटाई मामला, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, न्यूज इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। बेगूसराय पुलिस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप, कोर्ट ने 3 कुख्यात अपराधियों की जमानत अर्जी की थी खारिज, सदर डीएसपी ने रिपोर्ट में दिखाया जमानत पर गिर सकती है गाज। और बिहार में लगातार बारिश से कहीं खुशी कहीं गम, किसानों के चेहरे पर आई खुशी तो वहीं कई इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर और मैं हूं रजनी। सबसे पहले राजनीति की बात करते हैं। क्या नीतीश कुमार अडिग हैं? जो सोचते हैं आखिर में वो करते भी हैं। अगर ये सच है तो बिहार की सियासत में कौन सी सुनामी आने वाली है, देखिए ये रिपोर्ट। न रुकूंगा न झुकूंगा, नीतीश कुमार पर यह लाइन आजकल सटीक बैठ रही है। नीतीश को करीब से जानने वाले ऐसा ही सोचते हैं। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच तेजस्वी की 4 दिन की मोहलत में से 48 घंटे खत्म हो चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है और नीतीश का अंदाज भी यही इशारा करता है, यानी फैसला हो चुका है, बस इंतजार सामने से आने वाले जवाब का है। जीवन में राहें कहाँ बदलती हैं, जीवन में राहें कहाँ बदल सकती हैं, वही राहें चलती हैं, उसी पे लोग चलते हैं। तो नीतीश कुमार अपनी राह क्यों बदलेंगे? मतलब नीतीश कुमार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं? किस बात का प्रेशर होगा? किस बात का प्रेशर होगा? प्रेशर तो उनपे होता है जो कोई गलत करते हैं। नीतीश कुमार ने कुछ गलत किया नहीं, प्रेशर किस बात का? हम अपने सिद्धांतों, अपने वसूलों पे जो चलते हैं वो छाती तान के चलते हैं, सर ऊंचा करके चलते हैं। आरजेडी की तरफ से लगातार ये बात आ रही है कि इस्तीफा नहीं देंगे, जो उनके 80 विधायक हैं उन्होंने मन बना लिया इस्तीफा नहीं देंगे। उनका मत है, वो जाने। उधर बीजेपी की नजर लालू और उनके परिवार के जवाब से ज्यादा नीतीश के फैसले पर है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि नीतीश ऐसा फैसला लेने से नहीं चूकते जो चौंकाता है, चाहे वो बीजेपी से 18 साल का नाता तोड़ने का फैसला हो या लालू के साथ नए रिश्ते की शुरुआत करने का। अब तो 2 दिन बाकी है, तो अब छोड़िए, 4 दिन के बाद बोले हैं कि जो करना है तो क्या फैसला लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग की पार्टी भी सोचेगी उस पर क्या करना है। ईमानदार आदमी हैं, घबराते हैं कि इतना हजारों हजार करोड़ का जो घपला है तो उसमें थोड़ा घबराहट होती है उनको, इसको पछाना तो मुश्किल है, इसीलिए कुछ फैसला लेना पड़ेगा। और दोनों तरफ से, एक तरफ से न हो गया और कि हम नहीं हटेंगे, यही कहते हैं कि अच्छा तो फैसला उन्हीं को लेना है। 4 दिन के बाद क्या फैसला लेते हैं तभी कोई आदमी कमेंट करेगा उस पर। जाहिर है कि सवाल नीतीश की इमेज का है। नीतीश को करीब से जानने वाले प्रोफेसर NK चौधरी कहते हैं कि नीतीश स्वभाव से जिद्दी है, लेकिन फिलहाल सत्ता से हाथ धोना
नीतीश और लालू दोनों के लिए मुश्किल है। नीतीश कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। उनका स्वभाव जिद्दी किस्म का है। वो अडिग अपने स्टैंड पर रहते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह प्राय नहीं भी कर सकते हैं। इतिहास यही बताता है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है वो कुछ भिन्न है। वो सत्ता से बाहर नहीं रह सकते। उनका स्वभाव है सत्ता में रहना। और दूसरी तरफ लालू भी सत्ता से बाहर रहना नहीं चाहेंगे। बहुत दिनों के बाद सत्ता उनके हाथ लगी है। अगर सत्ता से बाहर जाते हैं तो उनकी स्थिति बद से बदतर होगी। इसलिए वह भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। स्वाभाविक है, कोई किसी न किसी समझौते की संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकता। ऐसे में सवाल ये भी कि अड़िग और जिद्दी माने जाने वाले नीतीश अपनी इमेज से कंप्रोमाइज कर लेंगे या आरजेडी को झुकना पड़ेगा। ये गुत्थी भी आखिरकार वक्त को ही सुलझानी होगी। पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इधर दानापुर के मनेर विधानसभा के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने तेजस्वी का बचाव करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव इस्तीफा क्यों दे। उनके अब तक के कार्यकाल में एक भी दाग नहीं लगा है और यदि कोई दाग साबित कर देता है तो मैं अभी के अभी अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। वहीं भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी लगातार लालू कुनबे पर हमला कर रही है, जबकि खुद केंद्र के 18 से ज्यादा मंत्री दागी हैं। इस्तीफा का सवाल नहीं उठता है। केंद्र में 18 से ज्यादा मंत्री दागी हैं, जिन पर कोई न कोई केस मुकदमा है। पहले वो अपना गिरेबान में झांके और उन मंत्रियों से इस्तीफा मांगे। और जो लोग इस तरह के बरबोलेपन जो बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति के सेहत के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राजनीति में पद पाने के लिए जितना ये बीजेपी वाले लार टपका रहे हैं, इनको लार टपकने से यहाँ सरकार बनने वाली नहीं है। यहाँ सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिकता के खिलाफ में ये सरकार है। और तेजस्वी यादव जब से मंत्री बने हैं, 18-19 महीना हो गया मंत्रिमंडल में शामिल हुए, एक भी दाग बता दें तो हमारे जैसा विधायक रिजाइन कर दें। चलिए देखते हैं दाग की वजह से इस्तीफा देंगे या फिर नहीं देंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार सचिवालय में मीडिया कर्मियों से मारपीट और बदसलूकी मामले में बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से पंचायती राज विभाग के मंत्री कपिल देव कामत ने कहा है कि जो घटना घटी है वो अच्छी घटना नहीं है। मुख्यमंत्री सभी बात को देख रहे हैं, वो फैसला लेंगे। वो अच्छी घटना नहीं है और मुख्यमंत्री जी सभी बात को देख रहे हैं। उचित क्या है मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। हम लोग उस समय में निकल चुके थे, हम लोगों के सामने में कोई घटना नहीं घटी, लेकिन जो घटना घटी है वो अच्छी बात नहीं। पटना में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पत्रकार पिटाई के मामले में घिर गए हैं। तेजस्वी के बॉडीगार्ड के मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी और मारपीट की थी। इस घटना के बाद पटना में पत्रकारों की एक बैठक हुई, जिसके बाद डीजीपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। पटना में पंचायती राज विभाग बिहार की ओर से सूचना भवन के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग की उपलब्धियों को गिनाया गया। इस मौके पर विभाग के मंत्री कपिल देव कामत, विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी समेत विभाग के कई पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं मंत्री ने कहा कि संस्थाओं की सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि सभी पंचायत में भवन 2 साल में सभी सुविधाओं के साथ तैयार करने की योजना है। इसके साथ ही पंचायती प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सशक्त करने के उद्देश्य से पूर्व में वार्ड सभा के गठन का प्रावधान किया गया था, परंतु वार्ड सभा की कार्यवाही कैसे होगी, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, इसके बारे में प्रावधान नहीं था। उन सब का समावेश करते हुए बिहार पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2017 जारी किया गया, जिसमें पंचायती राज अधिनियम की धारा 25 और 26 को संशोधित किया गया तथा वार्ड सभा से संबंधित प्रावधान धारा 170 क के बाद धारा 170 ख और 170 ग जोड़ा गया। इससे संबंधित वार्ड सभा तथा वार्ड में एक वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। तो बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के कार्य संचालन नियमावली 2017 को भी अधिसूचित किया गया कैबिनेट की स्वीकृति के बाद। इसके तहत वार्ड सभा कैसे होगी, उसकी बैठकें कैसे होंगी, बैठक का स्थान
कहाँ होगा, उसकी नोटिस का प्रकाशन कैसे होगा, गणपूर्ति उसकी क्या होगी, यानी कोरम उसका मिनिमम क्या होगा, ये सब बातों में प्लस वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का संचालन कैसे होगा, इसके प्रावधानों को उस नियमावली में निरूपित किया गया है। कटिहार की बलरामपुर पुलिस ने शराब तस्करों की करतूत का पर्दाफाश कर 200 लीटर शराब बरामद की है। दरअसल बुलेरो कार की डिजाइन में हेरफेर कर शराब तस्करों ने बीच की सीट पर 200 लीटर की टंकी बनवा रखी थी, जिसमें तस्कर बंगाल से शराब ला रहे थे। टुनी दिघी चेक पोस्ट के पास पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया। थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना पर थाना अध्यक्ष ने कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी को बोलेरो को सीज किया है। उस बोलेरो की पिछली जो सीट थी उस सीट को हटाकर वहां पर एक लोहे की टंकी संभवतः बना दी गई और टंकी के अंदर विदेशी शराब या कोई शराब जैसा पदार्थ भर दिया गया, जिसकी अभी जांच कराई जा रही है। जांच उपरांत ही पता चलेगा वो क्या है। परंतु वो टंकी बनाकर उसके अंदर सीट के ऊपर उसमें सीट बना दी गई और उसके थ्रू शराब को स्मगल किया जा रहा था। तो गाड़ी पकड़ी है, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। जी नहीं, देखिए पुलिस का ये कोई अचीवमेंट वाली बात नहीं है। पुलिस लगातार सतत प्रयास कर रही है शराब बंदी को सफल बनाने के लिए। तो जितने चालाक तस्कर हैं उससे ज्यादा पुलिस है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। सिवान के दाहा नदी पर बने पुल से नाबालिग बच्चे पुलिस प्रशासन के सामने अपनी जान को जोखिम में डालकर स्टंट करते हुए नदी में छलांग लगाते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। ये सिवान दाहा नदी का पुल है, जहां से सैकड़ों की संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जरा ठहर जाइए, ये क्या? ये नाबालिग बच्चे नदी में क्यों कूद रहे हैं? तो हम आपको बता दें कि ये सभी नाबालिग बच्चे 10 से 12 साल के हैं और ये सभी दाहा नदी में कूदकर स्टंट दिखा रहे हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर मौत का खेल खेल रहे हैं। बढ़ जाता है, ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं। पता ना किधर के बच्चे हैं, हमेशा जैसे रिक्शा वाले लोग आ जा रहे हैं रोड पे, तो उनके सर से वो लोग कपड़ा खींच लेते हैं, कपड़ा खींच के जाते हैं, सब लोगों को परेशान करते रहते हैं। और प्रशासन पहले तो कभी कभी देखता था, पुलिस की गाड़ी आती थी, तो अब तो गाड़ी भी आती जाती वैसे गुजर जाती है, लेकिन कोई इसका देख रेख नहीं करता। हम 60 फीट ऊपर से छलांग लगाते इन नाबालिग बच्चों को इस रास्ते से आने जाने वाले जिले के तमाम आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। नदी का पानी भी जलस्तर बढ़ चुका है और लगभग 50 फीट के ऊपर से बच्चे स्टंट दिखाते हैं। ये ठीक नहीं है, कहीं न कहीं घातक साबित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नदी के 50 या 100 मीटर की दूरी पे मुफस्सिल थाना है, एसपी आवास है, एएसपी साहब का भी आवास है और वो लोग यहाँ से आए दिन भर तो 3 बार 4 बार गुजरते भी हैं। हद तो तब हो गई जब पुलिस प्रशासन की जीप में बैठे पुलिस अधिकारी भी मूक दर्शक होकर इन बच्चों के स्टंट को देख रहे हैं। वहीं जब न्यूज इंडिया ने नगर थाने के दरोगा से इस मौत के खेल के बारे में पूछा तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि अगर कोई खुद से मरने पर तुले हुए हैं तो भला हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या करो यार, जान चली जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या जिम्मेदार, आपने जान देगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्या करो यार, जान चली जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या जिम्मेदार, आपने जान देगा तो हम लोग क्या करेंगे? पुलिस का फर्ज है कि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अगर कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ऐसे में आला अधिकारियों को चाहिए कि जल्द से जल्द इस मौत के खेल को बंद कराया जाए। सिवान से न्यूज इंडिया के लिए विजय राज की खास रिपोर्ट। रुक करते हैं झारखंड की खबरों का। देवघर के सारठ में कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने 50,000 लीटर क्षमता के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की नींव रखी है। प्लांट का निर्माण झारखंड मिल्क फेडरेशन और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड करेंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा है कि जल्द ही राज्य के अन्य जिलों में भी उच्च क्षमता के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में मौजूद जरमुंडी के कांग्रेस विधायक बादल पत्रलेख ने भी सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। मैं रणधीर सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ। इस तरह का प्रोजेक्ट कभी कभी दशक में एक बार आता है और जो सिर्फ सारठ का ही नहीं, आसपास के संथाल परगना का
यह एक माइलस्टोन है और यह क्रेडिट इनको गया। मैं फिर से इनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं विपक्ष में हूँ, बहुत सारे बात आपके मन में आता होगा, लेकिन जिसका चरित्र होता है वह अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करता। दिल बड़ा होना चाहिए और यदि कोई अच्छा करे, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, बधाई आकर उनको देना चाहिए। रणधीर सिंह जी का यह काम संथाल परगना के इकोनॉमी को जरूर बूस्ट करेगा। यहाँ के किसानों को जरूर उनका हिस्सा मिलेगा। मिल्क रूट तैयार किए जाएंगे, 50,000 लीटर यूं ही नहीं इकट्ठे होते। यहाँ के गरीब किसानों को लाभ मिलेगा और अब हम सबको मिलकर कैसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है पारदर्शिता के साथ उनको गाय दिलाएं। 50,000 लीटर का दूध प्रोसेसिंग प्लांट का आज शिलान्यास देवघर जिला के सारट के गोपी बांध में आज हम लोगों ने किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट सोच है कि पूरे झारखंड में आने वाले समय में श्वेत क्रांति लानी है और यहाँ के हजारों और लाखों किसानों को दूध व्यवसाय से जोड़ने के लिए और जो अभी रघुवर सरकार के कार्यकाल में यहाँ के महिलाओं को 2-2 गाय दिए जा रहे हैं, डेयरी फार्मिंग के लिए किसानों को प्रोत्साहित किए जा रहे हैं, इसको और गति देने के लिए आज एक 50,000 लीटर का प्लांट का यहाँ शिलान्यास किया गया। 2 महीना पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साहिबगंज में एक प्लांट का शिलान्यास किया, परसों पलामू में 50,000 लीटर का प्लांट का शिलान्यास है, फिर उसके बाद जो है एक गिरिडीह के जमुआ में और एक जमशेदपुर में भी एक 50,000 लीटर का प्लांट का शिलान्यास रघुवर सरकार करेगी और यहाँ के किसानों को सीधे दूध के उत्पादन से जोड़ने के लिए, दूध के व्यवसाय से जोड़ने के लिए और उत्पादित दूध को उनका मार्केट मिल सके, इसके लिए प्लांट की स्थापना की जा रही है। इधर धनबाद कोयलांचल में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एयरपोर्ट का निर्माण भी जल्द शुरू किया जाएगा, जिस पर बड़े बड़े यात्री विमान उड़ान भर सकेंगे। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, रांची, पटना जैसे महत्वपूर्ण शहरों के लिए सीधी यात्री विमान सेवा उपलब्ध कराना केंद्र सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। ये बातें केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सिफर में कही। आज के समय बोकारो में जो एयरपोर्ट है उसका उपयोग हो रहा है और कुछ हम लोगों को जानकारी मिली है और संभावना है कि अक्टूबर में बोकारो को कलकत्ते से हवाई सेवा से जोड़ दिया जाएगा और जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो वर्तमान एयरपोर्ट है उसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन वहाँ भी रनवे बहुत छोटा है, वहाँ विस्तार नहीं किया जा सकता है, इसलिए जैसे मैंने कहा जरूरत है कि हम लोग एक नए आधुनिक एयरपोर्ट का निर्माण करें। 22 सितंबर को रघुवर सरकार के 1000 दिन पूरे होने वाले हैं। इस 1000 दिन में सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, सरकार अब इसके मंथन में जुट गई है। देखिए खास रिपोर्ट। झारखंड में रघुवर सरकार 22 सितंबर को 1000 दिन के कार्यकाल को पूरा कर लेगी। सरकार अपने 1000 दिन पूरे होने पर जश्न मनाना चाहती है, साथ ही अपनी तमाम उपलब्धियों को जनता तक भी पहुंचाना चाहती है। प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक और सभी विभाग के सचिव के साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने बजट सेशन में तमाम किए गए घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा और सभी विभाग के सचिवों को ये निर्देश दिया कि वो झारखंड स्थापना दिवस से लेकर 14 साल तक की उपलब्धियों की एक लिस्ट तैयार करें और साथ ही रघुवर सरकार की 1000 दिन की भी लिस्ट तैयार करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में नई सरकार बनने के बाद 22 सितंबर को लगभग 1000 दिन पूरे हो रहे हैं। तो इस 1000 दिन में झारखंड की सरकार ने सफलता के कितने सोपान पाए हैं। 14 साल में झारखंड सरकार ने कितने काम किए, कितनी उपलब्धि पाई और इस 1000 दिन में झारखंड सरकार ने कितने कदम बढ़ाए और कितनी उपलब्धि पाई। तो प्रत्येक विभाग में 14 साल बनाम 1000 दिन कौन कौन से काम हमने किए, जनता के हित के कौन कौन से काम किए और उसका क्या लाभ जनता को मिला। सिर्फ काम नहीं किया, उसके लाभ जनता को कितना प्राप्त हुआ। साथ ही 2018 का बजट जो जनवरी में पेश होना है उसकी भी तैयारी अभी से शुरू कर देने का मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। सरकार के 1000 दिन पूरे होने जा रहे हैं, तो जो सरकार की तरफ से जो जनता का एक एस्पिरेशन होता है उसके संबंध में सभी पदाधिकारियों को बताया गया और ये कहा गया कि इसकी तैयारी हम लोग किस प्रकार से करें।
तो मुख्य रूप से जैसे विकास आयुक्त ने भी ये अवगत कराया कि झारखंड का जो ग्रोथ रेट है वो भारत में गुजरात के बराबर और वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया है, जो कि एक अच्छी बात है और जनता तक पहुंचनी चाहिए ये बात कि स्टेट में जो भी कार्य हो रहे हैं उनसे एक प्रगति परिलक्षित हो रही है। दूसरा कुछ एक निर्देश जो दिए गए हैं उनमें एक तो ये है कि हमारे जो बजट सेशन में जो घोषणाएं हुई हैं, ऐसे तो काफ़ी घोषणाएं ऑलरेडी पूरी की जा चुकी है या उनमें प्रोसेस में आ चुका है, लेकिन टारगेट ये है कि सभी जो घोषणाएं हैं वो हमारे पूरी हो जाएं। दूसरी चीज़ थी कि 2018 का बजट जो है वो अगले साल से प्रारंभ हो जाएगा। विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने और सभी अधिकारियों को अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर काम करने का भी निर्देश दिया है, ताकि व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी आ सके। न्यूज इंडिया के लिए रांची से सूरज कुमार की रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से रांची के मुरहाबादी के वृंदावन गार्डन में समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संगठनों के साथ दूसरे राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने भी पार्टी का दामन थामा। इस अवसर पर जेवीएम के पूर्व नेता बेलस तिर्की भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी में शामिल हुए। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने बेलस तिर्की का पार्टी में स्वागत किया। वहीं सुबोधकांत सहाय ने बीजेपी और रघुवर सरकार पर निशाना साधा। प्रोग्राम तो आप देख रहे हैं, बेलस तिर्की जी के साथ जो ये हजारों लोग आज आए हैं, ये एक झारखंड आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। झारखंड राज बनाने वाली जो आंदोलन थी उससे निकले हुए नेता हैं और जमीनी लड़ाई के साथ जूझते रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो रघुवर सरकार के आने के बाद झारखंड में खासकर आदिवासी समाज में जो बेचैनी और जो गुस्सा है, ये सारा आज सामने उभर के आ रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर को लेकर जिस तरीके से बिहार के राजनीति में आरजेडी और जेडीयू के बीच महागठबंधन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वहीं इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और आरजेडी सांसद जयप्रकाश नारायण यादव रांची पहुंचे। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आरजेडी जेडीयू में कोई तल्खी नहीं है। वहीं तेजस्वी मामले को लेकर चुप्पी साध ली। कोई न तल्खी है न विवाद है। महागठबंधन हमारा मजबूत है, मजबूत रहेगा और अपने कामों को बेहतर तरीके से महागठबंधन सारे मिलजुल करके चला रहे हैं। रांची में राजद सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। जयप्रकाश ने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। आतंकवादी सरेआम मासूम लोगों का कत्ल कर रहे हैं और बीजेपी कार्रवाई करने के बजाय बयानबाजी कर रही है। इस मुल्क के प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, आपने मुल्क के सामने, देश के आवाम के सामने, देश के नौजवान के सामने, देश के किसान के सामने आपने ये वचनबद्धता जाहिर किया था कि आपके लिए हम अच्छे दिन को लाएंगे। चारा घोटाला मामले में लालू यादव और रांची की सीबीआई कोर्ट में पेश हुए शिवपाल सिंह की अदालत में देवघर कोषागार से फर्जी निकासी मामले में सांसद जयप्रकाश नारायण और मोहम्मद जैनुल हक ने बयान दर्ज करवाए। साथ ही 36 गवाहों की सूची दी। जबकि चाईबासा कोषागार से हुए अवैध निकासी में मोहम्मद जुनैल हक का बयान दर्ज हुआ। राजद सुप्रीमो और 14 और 15 जुलाई को भी रांची की सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होगी। RC 64A 96, RC 47A 96 और RC 68A 96 दो केस में लालू जी की तरफ से डिफेंस गवाह पेश किए गए। RC 64A 96 में और RC 68A 96 में दोनों की गवाही दर्ज हुई और वो गवाह जो है डिस्चार्ज हुआ कोर्ट से। और क्या क्या हुआ 47 में? क्या हुआ 47 में तो प्रोसिक्यूशन विटनेस की गवाही चल रही है, तो उसमें आज उसकी भी गवाही हुई। आज जो गवाही हुई वो लोग कौन लोग थे? क्या दो व्यक्तियों का आज RC 64A 96 में हुआ, जयप्रकाश नारायण यादव जी का और एक मोहम्मद जैनुल का हुआ था।
पाकुड़ जिले में फसल बीमा का लाभ किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, न ही बीमा करने वाली एजेंसी को कमीशन का भुगतान किया जा रहा है। ऐसे में किसानों तक बीमा की रकम नहीं पहुंची। कहीं ये रकम बिचौलिया ले गए, कहीं पैसा बैंक के हवाले है और कहीं रकम का बंदरबाट हो गया। 2 साल से किसानों को एक पैसा भी मुआवजे का नहीं मिला है। ऐसे में केंद्र और राज्य के अंशदान से चलने वाली ये योजना पाकुड़ में सवालों के घेरे में है। आप इस राज्य के लिए हो जा रहा है, क्या समस्या है? हर एक जिला में जहाँ जहाँ ये ऐसी समस्या है, हर जिला में इसका कहीं ना कहीं सर्वेक्षण होना चाहिए। क्या दिक्कतें आ रही हैं, और अगर कर के कारण आपका जाके आत्महत्या अगर किसान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को मुआवजे की भी तैयारी करनी होगी, ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई घटना नहीं घटे, क्योंकि सबसे बड़ा रीढ़ इस देश का किसान ही है। उसको अगर हम नहीं बचा पाएंगे तो हमारा आगे क्या। दुमका के जामा थाना क्षेत्र के महारो मोड़ के पास दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर एक स्कॉर्पियो ने 6 लोगों को रौंद दिया। सभी बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 5 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। कावड़ियों से भरी ये स्कॉर्पियो देवघर से तारापीठ जा रही थी। घायलों में 3 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। घायलों को इलाज के लिए दुमका सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल के सिवड़ी रेफर किया गया है। घटना में कि चूड़ी वाला मुड़िया भी आया था, वो बाहर से बेचने के लिए, तो ये लोग सब वहाँ खड़ा था किनने के लिए। उसके बाद में उधर से वो बोल बम वाला गाड़ी आया, वो ठोक दिया और मार दिया सब। कई तो घायल हुआ? घायल पूरा है 5 गो। तो बच्चा क्या गो है? बच्चा 1, 2, 3 गो बच्चा है। जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी एकेडमी के लिए पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। बैच के लिए 3000 से मात्र 26 खिलाड़ियों का चयन हॉकी एकेडमी के लिए किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि टाटा स्टील के वीपी सुनील भास्करन एवं खेल विभाग के कई अधिकारी और अभिभावक मौजूद थे। जो टाटा ट्रस्ट के पहले काम चालू हो गया था कि हम जमशेदपुर में एकेडमी बनाएं, और उस वर्ल्ड क्लास हॉकी है जो ग्राउंड है, कुछ 3000 बच्चों में से सिलेक्शन करके आपको पहला बैच है। ये जो 30 साल में भारत के हॉकी का को पूरे जिंदगी बड़ा प्राइड रहेगा। सबसे पहले जो बैच है वो आप लोग कॉम्प्लीमेंट्स। मैं संदीप है जिसे आप लोग मिले हैं, उन्हें इनको अपने एक्सपीरियंस से पूरी दुनिया में हॉकी का एकेडमीज हैं जो बच्चों का ट्रेनिंग बारे में सब पता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।